हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे और एनसीईआरटी सार संग्रह के नए एपिसोड में, जिसका कि विश्लेषण हमने पहले ही किया था कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी की बुक का विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो एपिसोड है वो नया एपिसोड है, नया चैप्टर है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में किन किन बिंदुओं का वर्णन है और क्या क्या इसमें बतलाया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी वही जो एनसीईआरटी के बुक में वर्णित है। आज कक्षा 4 की बुक का हम अगला अध्ययन करेंगे और वह है जिस पार्ट 7 जिसका नाम है, जिसका टाइटल है खिड़की से। क्या है? खिड़की से। हमने पहले आपको बताया था कि जो थियरी का एक पॉइंट था ट्रेवल, उसी के अंतर्गत ये चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ाया ओमना का सफर, आज उसी का दूसरा पार्ट है खिड़की से। इसमें भी ओमना के सफर का ही वर्णन हुआ है। आइए देखते हैं इसमें। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे, और बड़ा ही रोचक पाठ लेके हम आए हैं जिसका टाइटल है खिड़की से। आइए देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। आइए देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। ये है ओमना। जैसा कि पिछले पाठ में पढ़ाया गया था कि खाना खा के ओमना सो गई। अब आगे उसमें वर्णन है 17 मई, वो 16 मई तिथि थी और ये 17 मई यानी एक दिन बाद। इसमें क्या है? अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्द सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मड़गांव। क्या लिखा था? मड़गांव लिखा था। मड़गांव पूछ सकता है आपसे कि मड़गांव कहां पे पड़ता है या मड़गांव किस स्टेट में पड़ता है। आइए देखते हैं मड़गांव के बारे में। ये मड़गांव लिखा हुआ है, इससे आपको पूछ सकता है कि मड़गांव किस स्टेट का हिस्सा है या कहां, किस शहर में पड़ता है, किस प्रदेश में पड़ता है। तो ये है गोवा में। कहां पे है? गोवा में। और आप बताइए कि गोवा की राजधानी कहां है? गोवा की राजधानी कहां पे है? पणजी। पणजी है, इससे भी पूछ सकता है। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? छोटा राज्य कौन सा है? ये भी है गोवा। कौन है? गोवा। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। आगे इसमें किसका वर्णन है? अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में, देखिए यहां पे दिया हुआ है गोवा राज्य में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। आमतौर पे हर इंसान ये करता है जो ट्रेवल करता है, जो यात्रा करता है, वो यही करता है कि बोतल की पानी जब खत्म हो जाता है बोतल का तो स्टेशन पे रुक के वो भरता है, ताकि आगे की यात्रा में उसे पानी खरीदना ना पड़े और उसके कुछ पैसे बच जाए। आगे इसमें किसका वर्णन है? ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही है। कभी कभी तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहां नदी है या
समुद्र, हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। तो भारत भूमि जो है ये विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ की क्लाइमेट है या जलवायु जो है वो कई देशों की जलवायु को मिला के बनी हुई है। यूरोप में आप जाएंगे तो वहां पे शीत जलवायु है। आप अफ्रीकी देशों में जाएंगे वहां पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और भारत ऐसा भूमि है जहां पे शीतोष्ण भी है, उष्ण भी है, समशीतोष्ण भी है। सारी जलवायु का संग्रह अगर कहाँ है तो अपना प्यारा भारत में है। आगे इसमें किसका वर्णन किया है? ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी, दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। ये सब क्या है? ये सब यात्रा करने के साधन या संसाधन है। कौन कौन है? साइकिल से भी की जा सकती है, बस से भी की जाती है, ट्रेन से की जाती है, स्कूटर से की जाती है, बैलगाड़ी की। अब तो जमाना खत्म हो गया, बुलेट कार्ट का जमाना खत्म हो गया। आज के कम से कम 25 साल पहले ये यात्रा के लिए साधन के रूप में उपयोग किया जाता था, या जो है माल ढुलाई के काम में उपयोग किया जाता था। पर वर्तमान की स्थिति में जो बैलगाड़ी है उसका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। आगे इसमें किसका वर्णन किया हुआ है देखते हैं। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज्यादा शोर था। अमूमन हर रेलवे स्टेशन के बाद जो रोड गुजरता है या पहले जो रोड गुजरता है वहां पे एक बैरियर लगा होता है या रेलवे फाटक लगा होता है, ताकि रेल गुजरते वक्त कोई रेलवे ट्रैक पे ना आ जाए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, या फिर कोई ट्रक हो, गाड़ी हो, साइकिल हो। इसको बचाने के लिए हर रेलवे स्टेशन से पहले जो है एक रेलवे फाटक का निर्माण करती है रेलवे विभाग, जिससे कि इंसानों की जान बचाई जा सके, कोई गलती से भी उसके ट्रैक पे ना आ जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट की घटनाओं को बचाने के लिए इन रेलवे फाटकों का निर्माण किया जाता है। आगे इसमें क्या वर्णन हुआ है देखते हैं। कह रहा है कि शोर होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां एकाएक बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में वहां पे रुकी हुई होती हैं। कुछ का इंजन चालू होता है और कुछ का इंजन बंद होता है। जो जागरूक है वो बंद करके रखता है और कुछ लोग भूल जाते हैं बंद करना। इस वजह से गाड़ियों की आवाज की वजह से फाटक पर शोरगुल मचा होता है। आगे इसमें वर्णन किया हुआ है। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे, जो कि सरासर कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। रेलवे को क्या पता कि फाटक गिरा हुआ है कि कोई उसके नीचे से पार कर रहा है। एकाएक आप उसकी दूरी का एहसास आभास नहीं कर पाते हैं, उसकी स्पीड का आभास नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में एक्सीडेंट के या दुर्घटना होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इस वजह से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप फाटक गिरने के बाद उसके नीचे से कभी भी पार मत करिएगा। चाहे आप साइकिल से हो, चाहे पैदल हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो, ऐसी गलती कभी मत करना। इसमें जोखिम भरा ये कार्य है, इसमें दुर्घटना होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आगे इसमें कहती है ओमना, कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। क्यों गुजरती है? जहां पे डबल रेलवे ट्रैक होता है वहां पे ऐसे घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की क्रियाकलाप वहां पे होते हैं जहां पे डबल रेलवे ट्रैक होता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। आगे इसमें क्या है? मैंने और उन्नी इसकी क्या है? फ्रेंड है।
ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ ही हुआ। क्या हुआ कि स्पीड अधिक होने की वजह से वो डिब्बों को गिन नहीं पाए, कोई भी नहीं गिन सकता। आगे इसमें क्या कहा है, ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नजारा देखा उसमें क्या अंतर था? क्या अंतर था? गुजरात में थी तो वहां का क्लाइमेट जो था वो गर्म था, वहां पे उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को देखा। फिर दूसरे दिन जब उसने यात्रा प्रारंभ किया या दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो गोवा के तटों पर थी, जो कि हरियालियों से भरपूर था, पहाड़ियों से भरपूर था और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेनें जा रही थी, उसको देखे। ये लोग पुलों के ऊपर से ट्रेनें जा रही थी, उसको देखे और मनोहर दृश्य को देखे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर काफी हरियाली थी। आगे क्या इसमें कहा है, ये तो अंतर हो गया। आगे देखते हैं फिर। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। साइकिल के अलावा सारे व्हीकल जो थे, सारे जो गाड़ियां थी वो पेट्रोल अथवा डीजल से ही चलने वाली थी। अर्थात ट्रक को देखा, कार को देखा, मोटरसाइकिल को देखा, ये सब किससे चलने वाली थी? कुछ गाड़ियां डीजल से चलने वाली थी, कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली थी। अब आधुनिक में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई है जो बैटरी से चलती हैं, कुछ गाड़ियां आ गई हैं जो गैस सीएनजी गैस से चलती हैं मॉडिफाई होके। आगे इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? क्योंकि गाड़ी में इंजन होता है और इंजन को चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, और वो जब तेल जलता है तो उसके फल स्वरूप धुआं निकलता है, और दहन की क्रिया जब इंजन में होती है इस वजह से शोर होता है, और जब ईंधन जल जाता है उसके फल स्वरूप धुएं का निर्माण होता है, और वो धुआं काफी विषैला होता है, विभिन्न बीमारियों का कारण उससे धुआं से होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे कि कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खांसी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दम घुटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे इसमें क्या है देखते हैं। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, चर्चा करें। इसको जब भी हम रेलवे फाटक के पास पहुंचे, बैरियर गिरा हो तो हमको अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, इससे शोरगुल भी नहीं होगा और डीजल पेट्रोल की बचत भी होगी। अगला है, कुछ लोग रेलवे फाटक तभी पार करते हैं जब वह बंद होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह के कृत्य करते हैं, और ऐसे कृत्य की वजह से तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है, जिससे जान माल और दोनों को खतरा होता है। आगे इसमें क्या है, मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी, अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई, खड़ 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 खड़, क्योंकि ये जो वो रेलवे ट्रैक होता है उसमें जो जोड़ होते हैं या जॉइंट जो होता है, उस पे जब रेलवे का चक्का गुजरता है या रेलवे का पहिया गुजरता है तब एक आवाज करता है खट 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 की, उसी का ये वर्णन किया हुआ है। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। कभी भी रेलवे से यात्रा करते समय जब रेलगाड़ी पुल के ऊपर से जाती है या गुजरती है तो उसके चलने की आवाज बदल जाती है, एक डरावनी सी आवाज निकलने लगती है। तो जो परंपरागत रेलवे से यात्रा करते हैं तो उनको आभास हो जाता है कि हम किसी नदी के ऊपर या फिर
कोई छोटी नदी के ऊपर या फिर बड़ी नदी के ऊपर या फिर नाले के ऊपर बने पुल से हमारी ट्रेन गुजर रही है। आगे इसमें क्या वर्णन किया हुआ है, कितना बड़ा था वह पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी था। अर्थात नदी के ऊपर बने पुल से यह गुजर रही थी ट्रेन, जिसमें ओमना बैठी हुई थी। जब उसकी निगाहें ट्रेन से नीचे गई तो उसको मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो नदी पर बने पुल के ऊपर से जा रही थी। आगे इसमें देखते हैं क्या वर्णन किया हुआ है। पानी ही था, नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी। नदी में नाव चलाने का क्या उद्देश्य होता है? कुछ मछुआरे होते हैं जिन्हें मछली पकड़ना होता है व्यवसाय के लिए, खाने के लिए, वो नाव लेके जाते हैं। और कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो नाव का सहारा लेते हैं जहां पे सड़क पुल नहीं होता नदी को पार करने के लिए। और कुछ ऐसे एडवेंचर्स होते हैं या ऐसे साहसी लोग होते हैं जो नाव के द्वारा अपना नदी में यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? यात्रा करते हैं या लुत्फ उठाते हैं यात्रा का नाव के सहारे। अगला क्या है इसमें, नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने कहा ना कि मछुआरे किसे कहा जाता है? जिनका व्यवसाय होता है मछली पकड़ना। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेन से खिड़की के पास थी, खिड़की के पास से हाय हेलो की होगी, तो क्या वो अपने व्यवसाय में व्यस्त है तो ट्रेन की तरफ देखे होंगे? देखेंगे तब ना वो लोग उसका रिप्लाई करेंगे। आगे क्या कहती है, ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहन के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना हुआ था, जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया था। सड़क पुल, जिससे यातायात के अन्य, रेलवे को छोड़ करके जो अन्य यातायात के साधन हैं जिस पुल से जाते हैं उसे सड़क पुल कहा जाता है। इंसान पैदल भी जा सकता है, साइकिल से जा सकता है, मोटरसाइकिल से जाता है, ट्रक जा सकता है, तमाम प्रकार की यात्रा के जो साधन है, यात्रा करने के जो साधन है उनके ऊपर से आप ले जा सकते हैं। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज्यादा मजा है, यानी कि एक आप पैदल अगर किसी पुल से गुजर रहे हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और आगे इसमें क्या है, क्या तुमने पुल देखे हैं? कहां देखे हैं? हर गांव गली के आसपास कोई न छोटी बड़ी नदी है, उसके ऊपर बना होता है पुल। चाहे सड़क पुल हो, चाहे रेलवे पुल हो, या नालों के ऊपर बना होता है, या कहीं गहरा खड्ड होता है उस पे बना होता है। फिर क्या, पुल किस पर बना होता है? तो मैंने पहले ही बताया, तालाब पे बना हो सकता है, खड्ड पे बना हो सकता है, नालों पे बना हो सकता है, नदियों पे बना हो सकता है, झीलों पे बना हो सकता है। तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? पानी दिखाई दिया था। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं। एक छोर से दूसरे छोर को पार करने के लिए या एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, इसमें यहां देखते हैं किसका वर्णन किया हुआ है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे हैं।
सुरंग क्या होता है, कोई भी जब रास्ता होता है और उसके रास्ते में अवरोध के रूप में कोई पहाड़ आ जाता है, तो उस पर्वत या पहाड़ को काट करके दूसरे छोर, एक छोर से काट करके अंदर होते हुए उसके बाहर वाले छोर से जो निकलता है, वो जो रास्ता होता है उसे सुरंग कहा जाता है। ये रेल सुरंग भी हो सकती है, रेलवे के लिए भी हो सकती है, और अन्य साधनों के लिए भी सुरंग बनाई जाती है। आगे क्या है, पहाड़ों को काट कर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, अर्थात सुरंग को पार कर लिए हैं। तब से अब तक हमने 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूं, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। क्या तुमने कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? जब आप किसी भी पहाड़ी स्टेट को या किसी भी पहाड़ी स्टेट में ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पे अमूमन छोटी या बड़ी सुरंग अवश्य मिल जाती हैं। उसको पार करके हम अपने गंतव्य तक जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए यहाँ पे, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट में, कईयों बार क्वेश्चन बने हुए हैं। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप कॉपी कलम लेकिन नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये वाला पॉइंट है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, ये भी ध्यान रखिएगा कि रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल तक ट्रेन के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। ये पीछे कई बार शुरुआत में जब सीटेट का आयोजन हुआ था, वहां पे ये 1 लाइनर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या तुम सोचते हो इतनी सुरंगें और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि हर मार्ग में अवरोध के रूप में पहाड़ या पर्वत आए, उनको काट करके रेल सुरंग बनाया गया, अथवा सड़क जो पैदल चलने वालों के लिए, जो अन्य यातायात के साधन है, ट्रेन को छोड़ करके अन्य यातायात के साधन है, उनको जाने के लिए जो सड़क मार्ग बनाया गया, उसके लिए भी सुरंगों का निर्माण किया गया। ये लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर नोट करिएगा। आगे देखते हैं क्या है। ओमना ने पुल के नीचे जो नजारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र, ये तो कार्य दत्तक कार्य में ये सब आएगा। कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को कैसे पार करती? बिल्कुल नहीं कर पाती, वहीं एंड हो जाता, या तो फिर उसको रिंग बना के, छल्ला बना के ऐसे ऐसे कोई रास्ता निकाला जाता और काफी दूरी तय करना पड़ता। अगला है, अब 17 मई आ गई, अब दोपहर हो गई है। हमने उदुपी, ये स्टेशन है वहां का, उदुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा, ये दक्षिण भारत का, खास करके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का ये एक व्यंजन है। इडली वड़ा खरीदा था, उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। छोटे छोटे केले होते हैं। अमूमन आप दक्षिण भारत में इनकी प्रजातियों को आप देखेंगे, अथवा पूर्वोत्तर का अगर यात्रा आप करते हैं
तो वहां भी ये केले पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर या बिहार के आसपास भी पाए जाते हैं, वहां इसको चीनी केला के नाम से जाना जाता है। छोटा सा होता है, 4 इंच का, 5 इंच का, और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। कभी आप भी उसका आनंद उठाइएगा, या तो पूर्वोत्तर घूमने जाइएगा या फिर दक्षिण भारत में। आगे क्या लिखा है, बाहर नजारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। पीछे के वीडियो में जब आप जाएंगे तो जब केरल की बात आती है तो यहाँ पे बहुतायत मात्रा में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। इससे वन लाइनर भी क्वेश्चन बना हुआ है और कूट मिलान का भी क्वेश्चन बना हुआ है। पिछले के वीडियो में हमने इसका वर्णन किया हुआ है। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है, बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, जानती है यहाँ के लोग का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। पहनावे से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां या किस प्रदेश का, जैसे धोती कुर्ता पूछ दिया, किस प्रदेश का पहनावा है पूछ दिया आपसे। तमाम प्रकार के अलग अलग स्टेट, पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं वहां पे अमूमन अलग अलग ही पोशाक पहनने वाले लोग पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती, ये चीज जानते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए और कुछ लोग चढ़े भी। शाम 6 बजे तक कोझीकोड, ये पूछ सकता है आपसे कि कोझीकोड कहाँ है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कोझीकोड, कोझीकोड कहाँ पे है, ये है केरल में। कहाँ है, केरल में है कोझीकोड। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ज्यादातर स्टेट में हिंदी भाषा बोली जाती है और उनकी संख्या ज्यादा है। अन्य जो प्रदेश है वहां पे अपनी क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, गुजरात से केरल तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है पता करो और सूची कॉपी में बनाओ, ये पूछ सकता है आपसे। तो गुजरात से जब आप चलोगे तो पहला होगा, रेल मार्ग से पूछ रहा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। दूसरा है गोवा और तीसरा आपका है, तीसरा है आपका है कर्नाटक और केरल उसके बाद आ ही जाता है। ये 3 राज्य खास करके पूछता है, कभी कभी ये भी पूछता है वन लाइनर में कि क्रम भी पूछ लेता है कि गुजरात से केरल तक के बीच में प्रदेशों का क्रम। तो पहले महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है, उसके बाद केरल आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। क्या तुमने नारियल पानी पिया है, कैसा लगा चर्चा करो। अमूमन आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है कि जिसके पास कोई भी बीमारी होती है तो ज्यादातर नारियल पानी पीना पसंद करता है, खासकर गर्मियों के सीजन में। आप देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी जब होती है, किसी को डेंगू बुखार हो जाता है, अन्य किसी कारणों से अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स घट रहा है तो ज्यादातर नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। आगे क्या है देखते हैं। पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। यहां से आपसे पूछ सकता है वन लाइनर भी और कूट मिलान का भी प्रश्न। क्या पूछ रहा है कि किन किन जगहों पे
कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये आपका है, देखिए मलयालम पूछ रहा है कि मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो ये बोली जाती है केरल में। किस प्रदेश में? केरल में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। और गुजराती बोली जाती है गुजरात में। और कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, वन लाइनर में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब रात हो चुकी है, हम अपना सामान संभालना शुरू कर लिए हैं। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन को टाइम भी आ जाएगा, वहां हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा, ये शब्द है, इसको भी आप जानते रहिए, इसको भी पूछ सकता है। वलियम्मा ये क्या होता है? माँ की माँ जो होती है, माँ की या नानी जो होती है, उनको वलियम्मा कहा जाता है। वहां से सुबह बस में बैठकर हम मूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफर तय किया है हमने, पर मजा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अब मूमा के घर पहुंचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। अब ये यात्रा इसकी आज की समाप्त हो गई है। ठीक है, इसकी यात्रा आज की समाप्त हो गई है। किसकी? ओमना की। अब आगे भी इसके सफर जारी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं कि अगला वीडियो में अगले चैप्टर का वर्णन करेंगे। उसमें ओमना का ही वर्णन हुआ है, ओमना के सफर का ही वर्णन हुआ है। उसमें किन किन बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि तैयारी से विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, अनेक परीक्षाओं से संबंधित जो तैयारी का वीडियो है आप तक पहुंच पाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।